हेलो, कितने दिन हो गए तुझे यहाँ आए? जब से शादी हुई है एक बार भी गांव नहीं आई तू। अगले महीने रमणीक की शादी है तो जमाई जी को यहाँ लेकर आ जा, वरना तेरे चाचा जी नाराज हो जाएंगे। संध्या की शादी में भी तू नहीं आई थी, कई दिन तक उन्होंने बात भी नहीं की थी हमसे। हाँ, उस टाइम तो अरविंद जी को बिजनेस डील के लिए बाहर जाना पड़ा था, इसलिए हमसे वो शादी मिस हो गई थी। लेकिन तुम चिंता मत करो, इस बार हम दोनों जरूर आएंगे। अच्छा चलो माँ, बाय। अरविंद जी ऑफिस से आने ही वाले होंगे। किसका फोन था श्रुति? अरे आप कब आए? मुझे तो पता ही नहीं चला। वो माँ का फोन था। रमणीक की शादी में जाना है तो बस उसके लिए ही बातें हो रही थी। अगली रात अपने चचेरे भाई की शादी के लिए श्रुति अपने पति अरविंद के साथ अपने गांव आने के लिए निकल गई। रास्ता ज्यादा दूर का नहीं था तो उन दोनों ने गांव तक अपनी गाड़ी से ही जाने का ही फैसला किया। रात के करीब 10:30 बज चुके थे। वो दोनों अपने गांव पहुंचने ही वाले थे कि तभी एक औरत बड़ी ही घबराई हुई हालत में दौड़ती हुई अचानक उनकी गाड़ी के सामने आ गई। उसे देखते ही अरविंद अचानक से हड़बड़ा गया। उसने जैसे तैसे करके गाड़ी को रोका, लेकिन अचानक से उस औरत के सामने आने से उन दोनों का पूरा शरीर कांपते हुए पसीने से भीग गया। उनकी गाड़ी के सामने खड़ी वो औरत उनकी खिड़की पर आकर जोर जोर से खिड़की को खटखटाने लगी। उस पर उन दोनों को ही बहुत गुस्सा आ रहा था, इसलिए श्रुति ने बड़े ही गुस्से में खिड़की के कांच को नीचे किया। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? अचानक से गाड़ी के सामने आ गई। अगर तुम्हारी वजह से अभी हमारी गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाता तो तुम्हारा तो पता नहीं क्या होता, लेकिन मेरे पति को तुम्हारे चक्कर में जरूर जेल हो जाती। मेरी मदद करो दीदी, मैं बहुत मुसीबत में हूँ, मुझे अपने साथ ले चलो, वरना वो मुझे मार देंगे। अरे कौन तुम्हें मार देगा? ये सब क्या बोल रहे हो तुम? कुछ नहीं है अरविंद, बस फालतू की बकवास कर रही है। तुम गाड़ी स्टार्ट करो और प्लीज जल्दी यहाँ से चलो। प्लीज दीदी, ऐसा मत कीजिए, वरना वो मुझे मार देंगे। अभी मेरे पास आपको कुछ भी बताने का समय नहीं है। प्लीज आप मुझे अपने साथ ले चलिए। अरे यार, कहाँ फंस गए? अगर थोड़ी देर और यहाँ रुके तो और किसी का तो पता नहीं, लेकिन हमें लूटने के लिए लुटेरे यहाँ जरूर आ जाएंगे। आओ बैठ जाओ अंदर, आगे पुलिस चौकी है, वहाँ छोड़ देंगे तुम्हें। उस पर तरस खाकर अरविंद ने उसे गाड़ी की पिछली सीट पर बैठा लिया। उस लड़की ने लाल रंग का शादी का जोड़ा पहना हुआ था। श्रुति गाड़ी में लगे रियर मिरर से उसी की ओर देख रही थी। तभी श्रुति ने उससे पूछा, ये लाल जोड़ा, ऐसा श्रृंगार, इस तरह तो कोई अपनी शादी में ही तैयार होता है। तुम अपनी शादी से भाग कर आई हो क्या? श्रुति के इतना पूछते ही अरविंद ने बड़े ही तेज झटके के साथ गाड़ी रोक दी और उसके दिल की धड़कन बहुत तेज हो गई। उसका पूरा शरीर बुरी तरह कांप रहा था। उसकी आंखों में एक अलग ही डर दिखाई दे रहा था, जैसे अभी अभी उसने कुछ बहुत ही भयानक देख लिया हो। अरविंद क्या हुआ है तुम्हें? आर यू ओके? श्रुति के ऐसा पूछने पर अरविंद ने उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं दिया और बिना कुछ बोले फुल स्पीड में गाड़ी को वहां से भगा लिया। अरे कुछ बोलो तो सही, क्या हो गया तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना? श्रुति के बार बार पूछने पर भी अरविंद ने उसकी बातों का कोई भी जवाब नहीं दिया। तभी इन सब के बीच श्रुति भी गाड़ी की पिछली सीट पर बैठी उस लड़की के बारे में बिल्कुल भूल गई। वो दोनों जैसे तैसे अपने घर तक पहुंचे। तभी श्रुति ने कहा, अरविंद, हम इस लड़की को तो चौकी उतारना ही भूल गए। आज रात इसे हमें अपने साथ ही रखना पड़ेगा। श्रुति के इतना कहते ही अरविंद फिर से बिल्कुल चुप हो गया। उस लड़की से बात करने के लिए श्रुति जैसे ही पीछे मुड़ी तो गाड़ी की पिछली सीट पर कोई भी नहीं था, लेकिन सीट पर एक चांदी की पायल रखी हुई थी। वो लड़की कहाँ गई? और ये पायल तो, ओह माय गॉड। अरे छोड़ो इस पायल को और चलो यहाँ से, बस जल्दी कर चलो तुम। अगर थोड़ी देर और हम इस गाड़ी में रुके तो न जाने क्या हो जाएगा। अरविंद श्रुति का हाथ पकड़कर जल्दी से उसे घर के अंदर ले गया। मुझे पता था तुम बहुत डर जाओगी, इसलिए उस टाइम मैंने तुम्हें कुछ नहीं बताया।
जब मैंने गाड़ी के ब्रेक लगाए थे तब वो वही लड़की जली हुई हालत में फिर से मेरी गाड़ी के सामने आ गई थी, इसलिए मैं चुपचाप वहां से आ गया। अगर उस टाइम कुछ बोलता तो शायद वो हमारे साथ चली आती। क्या कहा? जली हुई हालत? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये सब तुम्हारा वहम है। कह दो कि ये सब तुम्हारा वहम है। ये सच नहीं हो सकता। वो वापस नहीं आ सकती। अरे क्या हो गया तुम्हें? कौन वापस नहीं आ सकती? मुझे लगता है कि तुम कुछ ज्यादा ही घबरा गई हो। देखो, डरो मत, सब ठीक है। आ गए बेटा तुम दोनों। मैंने तुम्हारे लिए खाना बना कर रखा है। तुम जल्दी से हाथ मुंह धोकर आ जाओ, नहीं तो खाना ठंडा हो जाएगा। श्रुति हाथ मुंह धोने के लिए रेस्ट रूम गई। वो शीशे में देखते हुए अपने चेहरे को पानी से धो रही थी। तभी उसे शीशे के अंदर वही लड़की जली हुई हालत में दिखाई दी, जो उसे बहुत ही गुस्से में घूर रही थी। वो एक एक कदम बढ़ाती हुई श्रुति के करीब आने लगी। कमला, देखो मैं जानती हूँ कि तुम हो, लेकिन प्लीज पास मत आना मेरे। देखो देखो, प्लीज पास मत आना मेरे। बहुत बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। प्लीज मुझे माफ कर दो। क्या कहा? माफ कर दूं तुझे? मेरी इस हालत की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तू है। तेरी वजह से ही मैं मारी गई। मैं तो बस तेरे यहाँ आने का इंतजार कर रही थी। अब तू यहाँ आ गई तो अब तेरा हाल भी वही होगा जो हाल तूने मेरा किया था। उसके इतना कहते ही श्रुति को अपने पीछे से पायल की छन छन की आवाज सुनाई दी, जो कमला की आत्मा ने अपने पैरों में पहनी हुई थी। उस आवाज को सुनकर जैसे ही पीछे मुड़ी तो वही भयानक दिखने वाली लड़की उसके ठीक सामने आ गई। वो अपने गंदे पहने नाखूनों से श्रुति के मांस को नोचने लगी। डर के मारे श्रुति जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर सभी भागते हुए वहां पर आ गए। अरविंद वॉशरूम का दरवाजा खोलने के लिए उसे जोर जोर से खटखटाने लगा। श्रुति हिम्मत करते हुए दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगी, लेकिन तभी उस आत्मा ने उसे उसके पैरों से घसीटते हुए दीवार पर दे मारा। दीवार से सर टकराते ही श्रुति के सर से खून बहने लगा। बहुत बेरहमी से मारा था ना तूने मुझे, अब मैं भी उसी तरह तुझे मारूंगी। इतनी आसान मौत नसीब नहीं होने दूंगी मैं तुझे। याद कर वो रात जब मैं दुल्हन की जोड़ी में सजी हुई थी। कमला, तू कितनी किस्मत वाली है जो तुझे इतना अच्छा लड़का मिला। सच में हमारे जीजा जी को तूने लाखों में से छांट कर ढूंढा है। अरे श्रुति, तुझे क्या हुआ? तूने इस तरह अपना मुंह क्यों लटकाया हुआ है? लगता है अपनी बहन के जाने का तुझे बहुत दुख हो रहा है। पल्लवी की बात सुनकर श्रुति बिना कुछ बोले वहां से अपने कमरे में चली गई। उसने अपने कमरे के दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया और गुस्से से कमरे में रखे सारे सामान को इधर उधर फेंकने लगी। ऐसा नहीं होने दूंगी। अरविंद सिर्फ मेरा है। बचपन से मैंने अरविंद से प्यार किया, हमेशा उससे शादी करने का सपना देखा, लेकिन उसने मेरी जगह मेरी बहन को पसंद कर लिया, वो भी मेरी सौतेली बहन। मैं ये शादी कभी नहीं होने दूंगी, सब कुछ बर्बाद कर दूंगी। अगर अरविंद मेरा नहीं हो सकता तो मैं उसे किसी और का होने भी नहीं दूंगी। ऐसा कहते हुए श्रुति के चेहरे पर बड़ी ही भयानक हंसी छा गई। वो अपने आंसू पोंछकर अपनी सौतेली बहन कमला के पास गई। कमला, तूने अपनी माँ की दी हुई पाजेब तो पहनी ही नहीं। ऐसे तो तेरी शादी का जोड़ा पूरा ही नहीं होगा। वो पाजेब तेरी माँ की आखिरी निशानी है ना, तो उन्हें पहन ले। हाँ, अभी शाम तक मुझे याद था और एकदम से मैं भूल गई। अभी जाकर लेकर आती हूँ। पल्लवी, अब तू भी अपने घर जाकर तैयार हो जा। बारात आने ही वाली होगी। मुझे तैयार करने में तुझे तो तैयार होने का टाइम ही नहीं मिला। तैयार होने के लिए पल्लवी भी अपने घर चली गई। उधर कमला अपनी माँ की पाजेबों को पहनने के लिए अपने कमरे में गई, जहाँ श्रुति ने जानबूझकर पहले से ही मिट्टी के तेल को छिड़क दिया था। यहाँ पर ये अजीब सी बदबू कैसे आ रही है? इससे पहले कि कमला कुछ समझ पाती, श्रुति ने उसके कमरे में जलता हुआ लाइटर फेंक दिया और दरवाजे को बाहर से बंद कर दिया। घर के सभी लोग बारात के स्वागत की तैयारी में लगे हुए थे।
इसलिए घर पर उन दोनों के सिवा और कोई भी नहीं था। कमला अपनी जान बचाने के लिए आग की लपटों से लिपटी हुई अपनी जिंदगी के लिए चिल्ला रही थी, लेकिन उसकी मदद करने वाला वहां पर कोई भी नहीं था। बचाओ! प्लीज मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहती। बचाओ! अब ये चाहे कितना भी चिल्लाए, लेकिन यहाँ इसे बचाने वाला अब कोई नहीं आएगा। मुझे जल्दी से यहाँ से जाना होगा, वरना अगर किसी ने मुझे यहाँ देख लिया तो सबको मुझ पर शक हो जाएगा। किसी को श्रुति पर शक न हो, इसलिए वो भी सबके साथ जाकर शादी की तैयारियों में मिल गई। जब कमला की सौतेली माँ सावित्री उसे घर पर लेने आई, तब तक कमला अपना दम तोड़ चुकी थी। भले ही कमला को जीते जी श्रुति के इस काले सच के बारे में पता न चला हो, लेकिन मरने के बाद कमला की आत्मा सब कुछ जान चुकी थी। अरविंद से शादी करने के लिए श्रुति ने कमला को जीते जी जलाकर मार दिया। उसने उसकी हंसती खेलती जिंदगी शुरू होने से पहले ही उसे इतनी दर्दनाक मौत दी जिसके घाव उसके मरने के बाद भी भर नहीं सके। आज उन्हीं घावों का, उसी दर्द का बदला कमला उससे लेना चाहती थी। बहुत देर तक आ रही श्रुति की चीखों के बाद सब कुछ बिल्कुल शांत हो गया। वॉशरूम का दरवाजा भी अपने आप खुल गया। अरविंद और सावित्री ने अंदर जाकर देखा तो श्रुति का पूरा शरीर बुरी तरह जल चुका था। कमला की तरह ही अब वो भी ये दुनिया छोड़कर जा चुकी थी। दुनिया को भले ही कभी श्रुति के इस काले घिनौने सच के बारे में पता न चला हो, लेकिन कमला ने श्रुति से अपना बदला पूरा कर अपना इंसाफ कर लिया था। कहीं न कहीं अब अरविंद भी सब कुछ समझ चुका था। अपने इन काले कर्मों की वजह से श्रुति को तो भगवान के घर मुक्ति नहीं मिली, लेकिन अपने लिए इंसाफ करके अब कमला हमेशा के लिए मुक्त हो चुकी थी। और इतने समय से इंसाफ के लिए भटक रही उसकी आत्मा भी अब हमेशा के लिए शांत हो चुकी थी। अक्सर हम अपने बड़ों से कुछ ऐसी कहानियां या यूं कहें कि उनके साथ बीती कुछ ऐसी घटनाओं के बारे में सुनते हैं जिन पर यकीन करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। हम खुद से ये सवाल करने लगते हैं कि क्या सच में आत्माएं होती हैं? क्या कुछ लोग सच में कुछ ऐसा महसूस करते हैं या उन्हें कुछ ऐसी चीजें दिखाई देती हैं जो उन्हीं के साथ खड़ा एक दूसरा इंसान ना तो देख पाता है और ना ही महसूस कर पाता है। इस दुनिया में आत्माओं से जुड़ी ऐसी कितनी घटनाएं हैं जिन्हें लोग चाह कर भी झुठला नहीं सकते। नितेश भी हम सब की तरह आज के जमाने का एक नवयुवक था। उसे अपनी लाइफ में एडवेंचर करना बहुत पसंद था। बात आज से लगभग कुछ साल पुरानी है। रात का समय था। नितेश ट्रेन में बैठकर अपनी नानी माँ से मिलने के लिए अपने गांव जा रहा था। उसका स्टेशन बस थोड़ी ही देर बाद आने वाला था। वो अपना सामान अपने बगल में रखकर ट्रेन से उतरने को तैयार था। रात के लगभग 12 बज रहे थे। ट्रेन भी अब स्टेशन पर रुक चुकी थी। ट्रेन से उतरकर अपना सामान लेकर नितेश स्टेशन के बाहर एक टैक्सी ढूंढ रहा था। तभी उसे अपने सामने एक टैक्सी दिखाई पड़ी। वो अपने गांव तक चलने के लिए उस टैक्सी वाले से पूछने लगा, लेकिन टैक्सी वाले ने जैसे ही उसके गांव का नाम सुना तो अचानक उसके चेहरे का रंग ही उड़ गया और उसका पूरा माथा पसीने से भीग गया। उसे अचानक इस तरह घबराया हुआ देखकर नितेश ने उससे पूछते हुए कहा, क्या हुआ भैया? अचानक आप इस तरह से घबरा क्यों गए? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? टैक्सी वाले ने नितेश की बात बड़े ही गौर से सुनी, लेकिन उसने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और अपनी टैक्सी स्टार्ट करके तुरंत ही वहां से चला गया। नितेश को उस टैक्सी वाले का बर्ताव कुछ अजीब लगा, लेकिन उसने उसे नजरअंदाज करते हुए वहां खड़े बाकी टैक्सी चालकों से उसके गांव तक चलने के लिए पूछा, लेकिन कोई भी टैक्सी चालक उसके गांव चलने को तैयार नहीं हुआ। इसलिए नितेश को कुछ बहुत अजीब सा महसूस हुआ और वो एक टैक्सी वाले से उसके गांव ना जाने का कारण पूछने लगा। अरे साहब, आप तो ऐसे पूछ रहे हो जैसे आपको कुछ पता ही नहीं। क्या मतलब? क्या साहब? आप जानते नहीं हैं क्या उस स्त्री के बारे में?
अगर इतनी रात को हम उस रास्ते से गए तो बाकी सबकी तरह वो हमें भी नहीं छोड़ेगी। क्या क्या कहा स्त्री? क्या नॉनसेंस बातें कर रहे हो तुम तो ये? आज के जमाने में तुम ऐसी मनगढ़ंत कहानियों पर यकीन करते हो? अरे भाई, चाहिए तो डबल पैसे ले लेना, पर अभी प्लीज चलो, मुझे जल्दी घर पहुंचना है। चाहे आप मुझे 2 गुने पैसे दो या 4 गुने, लेकिन मैं इस वक्त उस रास्ते पर नहीं जाऊंगा। अरे मैं तो क्या, कोई नहीं जाएगा। आप मेरी बात मानो और सुबह होने तक इंतजार करो, नहीं तो आपका भी वही हाल होगा जो आपकी तरह शहर से आए सभी जिद्दी लोगों का होता है। पता नहीं क्या नॉनसेंस है। छोड़ो यार, जाने दो, मैं पैदल ही चला जाऊंगा। नितेश का गांव रेलवे स्टेशन से बस कुछ किलोमीटर की दूरी पर था, इसलिए वो पैदल ही अपने गांव जाने के रास्ते पर निकल गया। वो पूरा रास्ता बिल्कुल सुनसान था, यहाँ तक कि वहां पर प्रचलित उस स्त्री की कहानियों के चलते कोई चोर उचक्का भी रात के वक्त वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन नितेश का मन इस तरह की किसी भी कहानी को मानने को तैयार नहीं था। वो अपने सामान को लेकर पूरी तेजी से गांव की तरफ बढ़ रहा था कि तभी अचानक रास्ते में पड़े एक पत्थर से उसका पैर टकराया और वो सीधे जमीन पर जाकर गिर पड़ा। गिरने की वजह से उसके पैर में अचानक तेज दर्द होने लगा। वो उसी पत्थर का सहारा लेते हुए उठा और फिर से चलने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो कुछ कदम चलकर तेज तेज हाँफने लगा कि तभी उसकी नजर रोड के दाईं तरफ पड़ी। उसे जंगल से किसी की पायल की आवाज सुनाई दी। उसने जैसे ही उस ओर मुड़कर देखा तो उसके सामने लाल साड़ी पहने एक बहुत ही खूबसूरत लड़की खड़ी थी। उसे देखते ही वो जंगल में उस लड़की के पीछे जाने की कोशिश करने लगा कि तभी अचानक वो लड़की उसकी नजरों से ओझल हो गई। वो अपनी आंखें मसलता हुआ इधर उधर उस लड़की को ढूंढने लगा कि तभी जंगल के भीतर कुछ दूरी से उसे फिर से वही पायल की छन छन सुनाई थी। वो तुरंत उस आवाज को सुनकर इधर उधर देखने लगा तो उसे फिर से अपने सामने कुछ दूर खड़ी वो लड़की दिखाई दी। वो अपने हाथों से उसे अपने पास आने का इशारा करने लगी। नितेश उसकी खूबसूरती को देखकर मानो उस पर मोहित हो गया और बिना कुछ सोचे समझे वो उसकी ओर बढ़ने लगा। वो जैसे ही उसके पास पहुंचा तो वो लड़की भागती हुई सामने एक बहुत ही सुंदर किले में चली गई। अब नितेश को उसके बारे में जानने की जिज्ञासा और ज्यादा बढ़ने लगी। वो उसके पीछे पीछे उस किले के अंदर चला गया कि तभी उसे अपने पास कुछ ठंडी हवाएं महसूस होने लगी। उसने जैसे ही सामने की ओर देखा तो वो नजारा देखकर वो जैसे मंत्र मुग्ध हो गया। उसके सामने एक बहुत ही सुंदर झरना था जो बहकर एक छोटे से कुंड में मिल रहा था, जिसमें बैठी वो लड़की रात की चांदनी में कोई अप्सरा लग रही थी। नितेश तेज कदमों से चलता हुआ उसकी ओर बढ़ने लगा कि तभी वो लड़की उस कुंड से बाहर निकलकर अपने गीले खुले बालों को सहलाती हुई उसकी तरफ आने लगी। तभी अचानक नितेश ने उससे मुंह मोड़ा और वो अपने बैग से कुछ निकालने लगा, लेकिन वो जैसे ही पीछे की तरफ मुड़ा तो उस लड़की का खूबसूरत चेहरा एक भयानक चेहरे में बदल गया और उसके सुंदर कोमल हाथ अचानक ही बदलकर किसी चुड़ैल की तरह दिखने लगे। वो अपने कंधे लंबे नाखूनों को नितेश की ओर बढ़ाने लगी। इससे पहले कि नितेश मुड़कर उसको देख पाता कि तभी वो अपनी आंखें बंद करते हुए उसकी ओर मुड़ा। उसके हाथ में एक बड़ा सफेद कपड़ा था। वो आंखें बंद करके उससे कहने लगा, आप ये ओढ़ लीजिए, यहाँ बहुत ठंड है, आपको सर्दी लग जाएगी। नितेश की ये बात सुनते ही उसका भयानक रूप अचानक उसी सुंदर रूप में बदल गया और उसने नितेश के हाथ से उस कपड़े को लेकर उसे अपने शरीर पर लपेट लिया। आप अब अपनी आंखें खोल लीजिए। उसके इतना कहते ही नितेश ने अपनी आंखें खोली और वो बड़ी ही सरल मुस्कान के साथ उस लड़की को देखने लगा। आप बुरा न माने तो आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? हाँ, पूछो। तुम्हें डर नहीं लगता इतनी रात को ऐसे जंगलों में घूमते हुए? जानती हो आज का जमाना कैसा है, फिर भी यहाँ अकेले इतनी रात को तुम क्या कर रही हो?
नितेश की ये बात सुनकर वो उसकी ओर देखकर मुस्कुराने लगी। नहीं, मुझे किसी का डर नहीं। कुछ विचित्र हो तुम। अच्छा मुझे बताओ, तुम्हारा घर कहाँ है? मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। इतनी रात को यूं यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं। ठीक है, तुम मेरे आगे चलो। उसकी बात मानकर नितेश आगे की ओर बढ़ने लगा और वो उससे बातें करता हुआ उस किले से बाहर आ गया। लेकिन उसने थोड़ी ही देर बाद जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो वो लड़की और वो किला दोनों ही वहां पर नहीं थे। ये सब देखकर वो बुरी तरह घबरा गया और तुरंत ही वो अपने दर्द को भूलकर तेज कदमों से चलता हुआ अपने गांव पहुंचा। उसने घर पहुंचते ही अपनी नानी को अपने साथ हुए इस हादसे के बारे में बताया तो उसकी नानी भी सर से पांव तक डर से कांप उठी। तुझे मना किया था ना कि रात के समय यहाँ आने को, लेकिन तू कहाँ किसी की सुनता है। भगवान का शुक्र है कि मेरा बच्चा सही सलामत अपने घर आ गया। इतना कहकर नानी ने रोई से एक बाती बनाई और दिया जलाकर उससे नितेश की नजर उतारने लगी। उसकी नजर उतारकर नानी ने उस दिए को घर के बाहर रख दिया और घर के सभी खिड़की दरवाजों को अच्छे से बंद कर दिया। तभी नितेश अपनी नानी से बार बार उस लड़की के बारे में पूछने की जिद करने लगा। मत ले नाम उसका, स्त्री है वो, स्त्री। नहीं नानी, मैं नहीं मानता। अगर ऐसा कुछ होता तो वो मुझे जिंदा क्यों छोड़ती? तुम ही बताओ। ये सब मैं कुछ नहीं जानती। तू अपने कमरे में जा और जाकर सो जा, और आज के बाद कभी उसका नाम भी मत लियो। कल मंदिर में जाके तेरे नाम से दान करूंगी, फिर सारा खतरा टल जाएगा। जा, तू सो जा। नानी की बात सुनकर नितेश कमरे में सोने चला गया। उसकी आंख लगी ही थी कि तभी उसे अपने पास वैसी ही ठंडी हवाएं महसूस होने लगी। वो बार बार उसी लड़की के बारे में सोच रहा था कि तभी उसे अपने पास किसी के होने का एहसास हुआ। उसने जैसे ही अपनी आंखें खोली तो वही खूबसूरत लड़की उसके सामने थी। वो उसके पास बैठकर बड़े ही प्यार से उसे निहार रही थी। नितेश को अपने साथ हो रही ये चीजें बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी, इसलिए उसने उस लड़की की ओर देखा और उससे पूछते हुए कहा, कौन हो तुम? इतना तो मैं जान चुका हूं कि इंसान नहीं हो तुम। लोग तो तुम्हें कहते हैं कि तुम कोई स्त्री हो, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता। सच सच बताओ, कौन हो तुम? नितेश की बात सुनकर वो उसकी ओर देखकर बहुत ही सरल स्वभाव से मुस्कुराने लगी और उसे देखते हुए उसने कहा, लोग सच ही तो कहते हैं। मैं एक स्त्री हूँ जो लोगों को जिंदा नहीं छोड़ती। आज तक न जाने कितने लोगों की जिंदगी को उनसे छीना है मैंने। लेकिन क्यों? और अगर ये सच है तो तुमने मुझे जिंदा क्यों छोड़ दिया? क्योंकि तुम उनके जैसे नहीं हो। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं कुछ समझा नहीं। नितेश के पूछने पर वो लड़की उसे अपनी कहानी बयां करने लगी। आज से लगभग 40 साल पहले मैं अपने पिता के साथ इसी गांव में रहती थी। मैं बहुत खूबसूरत थी, इसलिए हर कोई मुझे हमेशा बुरी नजर से देखता था। और एक रोज जब मैं अपने खेत से पिता के साथ गांव की तरफ जा रही थी, तभी अचानक से कुछ लड़कों ने हमारा रास्ता रोक दिया और मेरे साथ छेड़छाड़ करने लगे, जिसके बचाव में मेरे पिताजी बीच में आए, पर इससे वो सब बहुत गुस्सा हो गए। तभी उन लड़कों ने पहले मेरे पिताजी को जोर से धक्का दिया, जिससे वो दूर एक पत्थर पर जा गिरे और उन्होंने वहीं दम तोड़ दिया। नहीं नहीं पिताजी। उसके बाद उन्होंने मेरा पीछा करना शुरू कर दिया, पर जब उनसे बचने का कोई भी रास्ता मेरे सामने नहीं बचा तो मैंने उसी पहाड़ी से कूदकर अपनी जान दे दी। तभी से उस रास्ते से गुजरने वाले हर मुसाफिर को एक स्त्री नजर आने लगी, और जो भी उसे अकेली पाकर उसके साथ दुर्व्यवहार करने की कोशिश करता वो उसे मारती थी। वो नहीं चाहती थी कि जो उसके साथ हुआ वो किसी और लड़की के साथ हो। स्त्री की कहानी सुनकर नितेश की आंखों में आंसू आ गए कि तभी एक झटके के साथ अचानक उसकी नींद टूट गई। उसने हड़बड़ाकर उधर उधर देखा तो उसके बगल में वो लड़की नहीं थी,
लेकिन उसके बिस्तर पर उसकी निशानी एक पायल के रूप में थी। नितेश ने उस पायल को उठाया और उसे अपने बैग में रख लिया। अब वो उस लड़की और उसकी कहानी के बारे में सब कुछ जान चुका था। लोग उन हादसों को तो जानते थे जो मुसाफिरों के साथ घटते आ रहे थे, लेकिन वो उसके पीछे की दर्दनाक कहानी को आज तक नहीं जान पाए थे। उसे सिर्फ नितेश ने जाना, क्योंकि उसका मन सच्चा था और यही कारण था कि आज उसे किले में जाने के बाद भी वो सही सलामत अपने घर लौटकर आ पाया था। हमें पूरा यकीन है दोस्तों कि आप लोगों को ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसे अनकहे किस्से हो चुके हैं तो प्लीज हमारे साथ शेयर करें। हम जरूर अपने चैनल पर उनको दिखाएंगे। हमारी ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो प्लीज हमारे वीडियो और चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बने रहे हमारे साथ ऐसे ही अनकहे किस्से और कहानियां सुनने के लिए।